नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। माँ भारती को मेरा नमन। मैं चंद्रशेखर आज आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ श्रृंखला के अगले प्रकरण के साथ। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दुआ, प्रार्थना और शुभकामनाएं। आज मैं एक महानतम क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिन्हें प्रसिद्धि तो बहुत मिली थी, लेकिन कई बार उन्हें उनका उचित सम्मान नहीं मिला था। उनका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यह कड़ी उस महानायक के लिए मेरी तरफ से श्रद्धांजलि है। कृपया मेरे साथ धैर्य से जुड़े रहें। मैं माफ़ी चाहता हूँ प्रकरण को थोड़ा लंबा करने के लिए, अन्यथा मैं उनकी जीवनी के साथ न्याय नहीं कर पाता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के सबसे विख्यात स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे और अपने कुल व्यक्तित्व में अपने आप में ही 20वीं शताब्दी के एक अनूठी घटना थे। भारत की आज़ादी में जब हम नेताजी के योगदान की असीमता को देखते हैं, तब हम हर बार खुद को आश्चर्य और विस्मय में पाते हैं। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में बोस एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने समकालीनों से सभी विशिष्टता और वर्ग से ऊपर थे। वे जो संभवतः विशाल कद और अद्वितीय करिश्मा से भरे व्यक्तित्व होने के कारण खुद के साथ किसी को भी बांधे रखने में सक्षम थे। वे स्वयं के कार्य से उदाहरण स्थापित करके दूसरों को प्रेरित करते थे। बोस युवाओं के लिए एक सच्चे दूरदर्शी और करिश्माई प्रभावक थे और इस वजह से उन्हें नेताजी के उपाधि से सम्मानित किया गया था। और हाँ मित्रों, आपको यह सुनकर थोड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन यह सच है कि गांधी जी ने इस प्रसिद्ध तथा उग्र स्वतंत्रता सेनानी को देशभक्तों के राजकुमार के रूप में उल्लेख किया था। गांधी जी एक उदारवादी नेता होते हुए भी एक बार कहा था, नेताजी के नाम के साथ एक जादू जुड़ा है। उनकी देशभक्ति किसी से भी पीछे नहीं है। उनकी बहादुरी उनके सभी कार्यों के माध्यम से प्रदर्शित होता है। मार्च 1938 में टाइम पत्रिका के कवर पेज पर नेताजी की तस्वीर छापी गई, विश्व के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में। आप इस घटना से वैश्विक स्तर पर उस दौर के उनके व्यक्तित्व की प्रसिद्धि की कल्पना कर सकते हैं। बचपन और प्रारंभिक जीवन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक उड़ीसा में एक बहुत बड़े और समृद्ध परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और मां प्रभावती देवी था। उनके पिता कटक में एक समृद्ध और सफल वकील थे और उन्हें राय बहादुर का खिताब मिला हुआ था। बोस एक प्रतिभाशाली छात्र थे। उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से अपना स्नातक बीए दर्शन शास्त्र में किया। बोस एक आध्यात्मिक देशभक्त थे। उनकी विचार प्रक्रिया स्वामी विवेकानंद और श्री रामकृष्ण परमहंस से काफ़ी प्रभावित थे और उनका मानना था कि भगवत गीता उनके लिए प्रेरणा स्रोत है। बाद में उन्होंने आध्यात्मिकता के प्रति अपने शाश्वत झुकाव को देशभक्ति में बदल दिया और उनके भीतर की क्रांति कई गुना हो गई। बाद में ये ही उनके एक महान और पूर्ण व्यक्तित्व के बनने में सहायक साबित हुआ। कॉलेज के एक घटना में बोस ने अपने प्रोफेसर E.F. ओशन को उनकी नस्लवादी टिप्पणी के लिए पीटा था। इससे उन्हें ब्रिटिश सरकार की आंखों में विद्रोही भारतीय के रूप में कुख्यातता मिली। शिक्षा और भारत वापस लौटना। उनके पिता नेताजी को सिविल सेवक बनाना चाहते थे और इसलिए उन्हें भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। नेताजी एक प्रतिभावान छात्र थे। वह भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कुछ भारतीयों में से एक थे, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने का उनका आग्रह तीव्र था और अप्रैल 1921 में उन्होंने प्रतिष्ठित भारतीय सिविल सेवा से इस्तीफा दे दिया और भारत वापस आ गए।
दिसंबर 1921 में वेल्स के राजकुमार के भारत की यात्रा करने के उत्सव का बहिष्कार करने के लिए बोस को गिरफ्तार कर लिया गया था। राजनीतिक करियर, कांग्रेस के साथ संबंध। प्रारंभ में सुभाष चंद्र बोस ने कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सक्रिय सदस्य चित्तरंजन दास के नेतृत्व में काम किया। बोस ने चित्तरंजन दास को अपने राजनीतिक गुरु के रूप में माना। उन्होंने स्वयं एक समाचार पत्र स्वराज शुरू किया और चित्तरंजन दास के लिए समाचार पत्र फॉरवर्ड को भी संपादित किया और कलकत्ता नगर निगम के सीईओ के रूप में भी काम किया। सुभाष चंद्र बोस ने कलकत्ता के छात्रों, युवाओं और मजदूरों को शिक्षित और जागरूक करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत को एक स्वतंत्र संघीय और गणराज्य राष्ट्र के रूप में देखने के लिए अपने उत्साहित प्रतीक्षा में वह एक करिश्माई और फायर ब्रांड युवा आइकन के रूप में उभरे। संगठन के विकास में उनकी महान क्षमता के लिए कांग्रेस के भीतर कई बार उनकी प्रशंसा की गई। 1921 से 1941 की अवधि के दौरान उन्हें 11 बार कैद किया गया। जेल में रहते हुए भी उन्होंने 1930 में कलकत्ता के मेयर की भूमिका निभाई थी। कांग्रेस के नेता के रूप में नेताजी। 1924 से 1927 में बर्मा का निर्वासन सुभाष के सार्वजनिक करियर में पहला प्रमुख मोड़ था, जिसमें वह एक प्रतिनिधि से एक नेता के रूपांतरण होते हुए देखा गया। 20वीं सदी में सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू मानसिक और वैचारिक प्रक्रिया में मौलिक मतभेदों के बावजूद भी युवाओं के दो राजदूतों और राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ते हुए प्रवक्ता के रूप में उभरे। 1928 में कलकत्ता कांग्रेस में बोस प्रबल सैन्य वर्दी में भविष्य की दृष्टि को रूप में रखते हुए उपस्थित हुए। यह इतना प्रभावशाली नहीं था, लेकिन महात्मा गांधी के विरोध में उस ऐतिहासिक बैठक में स्वतंत्रता प्रस्ताव को प्रायोजित करना, यह उस समय उनके समकालीन लोगों के आगे होने का पहला प्रदर्शन था। वह 1929 में लाहौर में एक समानांतर सरकार और किसानों और श्रमिकों के आंदोलन से जुड़ाव के लिए मजबूत कदमों से आगे आए। राजनीतिक करियर में कांग्रेस के साथ विवाद। सुभाष चंद्र बोस ने भारत की राष्ट्रीय राजनीति में महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रमुख धारा के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले एकमात्र विशिष्ट स्वतंत्र और वैकल्पिक प्रवाह थे का प्रतिनिधित्व किया। 1928 में कांग्रेस के गुवाहाटी सत्र के दौरान कांग्रेस के पुराने और नए सदस्यों के बीच राय का अंतर सामने आया। युवा नेता एक पूर्ण स्वशासन और बिना किसी समझौते के चाहते थे, जबकि वरिष्ठ नेता ब्रिटिश शासन के भीतर भारत के लिए डोमिनियन स्थिति के पक्ष में थे। 1938 में बोस अपने विचार रखते हुए कहते हैं कि कांग्रेस राजनीतिक स्वतंत्रता और समाजवादी शासन की स्थापना के जुड़वां उद्देश्य के साथ सबके व्यापक विरोधी साम्राज्यवादी मोर्चे पर आयोजित किया जाना चाहिए। 1938 तक बोस राष्ट्रीय स्तर में एक प्रभावी नेता बन गए थे और कांग्रेस में अध्यक्ष के रूप में चुने गए। उदारवादी गांधी और आक्रामक सुभाष बोस के बीच मतभेदों का अपरिवर्तनीय अंतर के कारण बोस ने 1939 में कांग्रेस पार्टी के इस्तीफा देने का फैसला किया। उन्होंने उसी वर्ष फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। यद्यपि उन्होंने अक्सर अपने पत्राचार में अंग्रेज़ों के लिए अपनी नापसंद की आवाज़ उठाई, फिर भी उन्होंने जीवन के संरचित तरीके के लिए उनकी प्रशंसा भी व्यक्त की। ब्रिटिश लेबर पार्टी और राजनीतिक विचारकों के नेताओं से मुलाकात की, जिसमें क्लेमेंट एटली, हेरोल्ड लॉस्की, जेबी हेल्डेन शामिल थे, और वे उनके साथ एक स्वतंत्र भारत के संभावनाओं पर चर्चा की। भारत के नेता के रूप में उन्हें उनके सार्वजनिक करियर और विकास में दूसरा प्रमुख मोड़ यूरोप के 1933 से 1936 तक उन पर लागू दूसरे निर्वासन के दौरान आया।
यह एक नेता से राजनेता का रूपांतरण था। बोस तीसरे दशक में यूरोप के रहने के दौरान अपने काम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दुनिया भर में उनकी लड़ाइयों के दिशा निर्देशों और सिद्धांतों को निर्देशित किया, जो मुक्त भारत के विदेशी संबंधों पर आधारित था। यूरोप में अस्थायी निवास के दौरान और जेल में समय बिताने के बाद जब बोस 1937 में वापस सक्रिय सार्वजनिक जीवन में भारत वापस लौटे, तब तक उन्होंने पूर्ण रूप से राजनीतिक परिपक्वता प्राप्त कर ली थी और अपनी राजनीतिक विचारधारा, कार्यक्रम और कार्य योजना को प्रवीणता के साथ तैयार किया था। वे 1938 में हरिपुरा में भारत के राष्ट्रीय योजना और समाजवादी पुनर्निर्माण के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व से आगे बढ़े। 1939 में त्रिपुरी में ब्रिटिश के भारत छोड़ने और 1940 में रामगढ़ में वामपंथी एकीकरण के लिए मुख्य भूमिका निभाई थी। यह ब्रिटिश साम्राज्यवाद के लिए अंतिम चेतावनी था। उन्होंने उसी वर्ष नागपुर में युद्ध का अंतिम नारा, लोगों के पूर्ण शक्तिकरण की घोषणा की। बोस जर्मनी में और पारिवारिक जीवन। नेताजी ने जर्मनी में हिटलर से भारत की आज़ादी के लिए समर्थन लेने के लिए अपना समय बिताया। बोस की प्राथमिक विचारधारा हमेशा अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता में थी, भले ही मुसोलिनी या हिटलर जैसे फांसीवादियों की मदद लेनी पड़ती। जर्मनी में आज़ाद हिंद रेडियो स्टेशन नेताजी द्वारा स्थापित किया गया। बोस के पत्राचार स्वतंत्र भारत के लोकतंत्र में अपना विश्वास साबित करते हैं। बर्लिन में रहने के दौरान उनकी मुलाकात एमिली शेंकेल से हुआ, जो ऑस्ट्रियाई मूल की थी, और वे उनके प्यार में पड़ गए। बोस और एमिली का विवाह 1937 में एक गुप्त हिंदू समारोह में हुआ और एमिली ने 1942 में एक बेटी अनीता को जन्म दिया। उनकी बेटी के जन्म के कुछ ही समय बाद बोस ने 1943 में जर्मनी छोड़ दिया था और वे वापस भारत लौट आए थे। बोस ने 1941 के तत्कालीन इतालवी विदेश मंत्री गैलेज़ो सियानो के से मुलाकात भी की थी, जिन्होंने उनके साथ आज़ादी की मसौदे की घोषणा पर चर्चा की थी। बोस उस समय के दौरान अपनी पत्नी के साथ लगभग 6 सप्ताह रोम में रहे थे। आईएनए का गठन। बोस ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों का समर्थन करने के कांग्रेस के फैसले का जोरदार विरोध किया था। एक बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू करने के उद्देश्य से बोस ने भारतीयों को अपनी पूरी दिलचस्पी से बुलाया था। उनकी आज़ादी की बड़ी घोषणा, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, पर जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई थी और अंग्रेज़ों ने तुरंत उन्हें कैद कर लिया था। जेल में उन्होंने भूख हड़ताल की घोषणा की। जब उनके स्वास्थ्य में गिरावट आई, अधिकारियों ने हिंसक प्रतिक्रियाओं से डरते हुए उन्हें छोड़ दिया, लेकिन घर गिरफ्तारी के तहत रखा। जनवरी 1941 में सुभाष ने एक योजनाबद्ध तरीके से पेशावर के माध्यम से बर्लिन जर्मनी पहुंचे। जर्मनों ने उन्हें अपने प्रयासों में अपना पूरा समर्थन और आश्वासन दिया और उन्होंने जापानियों के निष्ठा को भी प्राप्त कर लिया था। यह ग्रेट एस्केप ब्रिटिश साम्राज्यवाद पर अंतिम सशस्त्र हमले के लिए नेताजी के कार्यक्रम के विकास में प्राकृतिक, तार्किक और अंतिम कदम था। उन्होंने जर्मनी से सुदूर पूर्व तक की पनडुब्बी में एक खतरनाक यात्रा की और जापान पहुंचे, जहां उन्होंने 40,000 से अधिक सैनिकों को लेकर आईएनए का गठन किया और नेतृत्व किया, जिसमें दुनिया का पहला महिला सैनिक विंग भी शामिल था। जिन्हें सिंगापुर और अन्य दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रों में भर्ती कराया गया था। नेताजी आईएनए के नेता के रूप में उन्होंने अपनी सेना को भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए कहा और ब्रिटिश के अंडमान और निकोबार द्वीपों पर कब्जा करने के लिए उसका नेतृत्व किया और इसके बाद नाम बदलकर शहीद और स्वराज द्वीपों में रूप में रखा। एक अंतरिम आज़ाद हिंद सरकार ने कब्जे वाले क्षेत्रों में काम करना शुरू कर दिया था। आईएनए या आज़ाद हिंद फौज ने बर्मा सीमा पार कर लिया था
और 18 मार्च 1944 को उन्होंने भारत की धरती पर अपना पहला कदम रखा। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA ब्रिटिश भारतीय सेना से उनके दासों की वफादारी को अपने देश की आज़ादी के लिए नई वफादारी और दायित्वों में बदलकर भारतीय उपमहाद्वीप में अंग्रेजों के साम्राज्यवादी नेम को तोड़ने के लिए अपने नेतृत्व में आगे बढ़ी। नेताजी और INA ने बहुत कुछ हासिल किया। उन्होंने ब्रिटिश भारतीय सेना के क्षेत्र के साम्राज्यवाद पराधीनता के सबसे महत्वपूर्ण साधन को नष्ट करके दक्षिण पूर्व एशिया की मुक्ति के लिए मार्ग प्रशस्त किया था। आज़ाद हिंद की अंतरिम सरकार ने भारतीय लोगों को 2 सदियों के दासोचित अस्तित्व के बाद स्वतंत्र राज्य का पहला अनुभव दिया था। दुर्भाग्यवश विश्व युद्ध की परिस्थिति बदल गई और जब जापानी और जर्मन सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और यह परिस्थिति ने उन्हें आगे की प्रगति को रोकने के लिए मजबूर कर दिया था। नेताजी की रहस्यमयी मौत। सिंगापुर वापस जाने के बाद वे दक्षिण पूर्व एशिया में सभी सैन्य परिचालनों के प्रमुख मार्शल हिसाइची तोरेची से मुलाकात की, जिन्होंने उनके टोक्यो की उड़ान के भरने की व्यवस्था की थी। इसके तुरंत बाद रहस्यमय तरीके से नेताजी अचानक गायब हो गए थे। उन्होंने 17 अगस्त 1945 में साइगॉन सिंगापुर हवाई अड्डे से एक मित्सुबिशी की KI-21 भारी बम्बर में प्रवेश किया। अगले दिन ताइवान में रात के ठहराव के बाद बॉम्बर ने टेक ऑफ के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। गवाहों की रिपोर्ट था कि इस दुर्घटना के दौरान बोस का शरीर 3rd डिग्री बर्न्स के साथ मिला था। 18 अगस्त 1945 को अपनी इन चोटों से घायल होने के बाद उन्होंने दम तोड़ा था। बोस के साथी जो साइगॉन में फंसे हुए थे, उन्होंने उनके शरीर को कभी नहीं देखा था और न ही उन्होंने उनके चोट की कोई भी तस्वीर देखी थी। उन्होंने इस खबर को विश्वास करने से इनकार कर दिया उनके नायक की मृत्यु हो चुकी है और उम्मीद बनाए रखी कि वे ब्रिटिश अमेरिका सेनाओं से बचने के लिए गायब हो गए हैं। और वे पूरी तरह से विश्वास करते थे कि यह सिर्फ कुछ समय की बात है और नेताजी अपनी सेना को इकट्ठा करेंगे और दिल्ली की ओर मार्च का संचालन करेंगे। बोस की मौत के आसपास के रहस्यों ने इसे एक प्रसिद्ध घटना में परिवर्तित कर दिया था और शायद उस समय राष्ट्र की आशा का प्रतीक था। आज भी भारत में कई परिकल्पनाओं और रहस्यों से इनकी कहानी जुड़ी हुई है। विचारधारा और विरासत। नेताजी बोस ने हमारे देशवासियों के मानस पर एक गहरा प्रभाव छोड़ा है। उनका नारा जय हिंद आज भी देश की आदर में प्रयोग किया जाता है। हमें भारत भर में इस समर्पित राष्ट्रीय क्रांतिकारी के महानतम प्रयोगों के बारे में याद दिलाने की ज़रूरत है। यहाँ तक कि एक इंसान और विचारक के रूप में भी वे मानवीय मूल्यों के एक नई नैतिक अवधारणा की मांग कर रहे थे। नेताजी बोस भारत के आध्यात्मिक विरासत में गहराई से शामिल थे और साथ ही आधुनिक सामाजिक और तकनीकी प्रगति से सक्रिय रूप से चिंतित थे। स्वतंत्रता के अभियान में उन्होंने कभी भी पक्षपात और समझौता को स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने अपने सहयोगियों को राष्ट्र के लिए संपूर्ण समर्पण के साथ प्रेरित होने की मांग की थी। आज आधुनिक भारत में हमें अपने व्यक्तित्व में सुभाष चंद्र बोस को फिर से खोजने की ज़रूरत है और उनके शब्दों में कहें तो पिछले युगों के भारत की महान विरासत का संदेश दुनिया के हर हिस्से में पहुंचाने की ज़रूरत है। 2021 में भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस घोषित किया था। इसके बाद मैं यहीं रुकता हूं दोस्तों। आशा है कि आज आपने नेताजी के जीवन के बारे में कुछ नया जाना होगा। अपने कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आपको यह अच्छा लगा हो तो कृपया शेयर करें। जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन को तुरंत दबाएं। जय हिंद।